पशुपति पारस का गेम ओवर हो गया है। खबर है बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से गोलबंदी बिहार में हो रही है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, चुनाव में बहुत ज्यादा गुल खिलाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन गुल खिलाएगा, इनकार नहीं कर सकते इनकी शक्ति को। इस शक्ति से लड़ने के लिए बीजेपी के पास अब जरूरत है कि वो अपने चेहरों में कुछ परिवर्तन करे, और उस परिवर्तन का पहला और जबरदस्त असर यह होगा कि पशुपति पारस की छुट्टी होगी और चिराग पासवान की एंट्री होगी। इसमें अब कहीं कोई संशय नहीं है। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी के पास चुनौती यह है कि वो पशुपति जी को साथ भी रखे और चिराग पासवान को भी साथ रखे। ये कलाबाजी बीजेपी कैसे कर पाएगी ये कहना मुश्किल है कि पशुपति कुमार पारस को देश के किसी भी जगह पर संवैधानिक पद पर आसीन कर दिया जाए, ताकि उनकी भी नाराजगी न हो, उनका भी आक्रोश कम रहे, और चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देके बिहार में एक चेहरा के रूप में स्थापित किया जाए और आगामी 2024 की लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि चिराग पासवान ने 2020 से लेकर आज तक बीजेपी के लिए जितना कुछ किया है, उसके एवज में बीजेपी ने अभी तक चिराग को कुछ रिटर्निंग दिया नहीं है। उससे फिर ये सवाल है कि क्या पशुपति पारस का गेम ओवर हो गया है। खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने जा रहा है। इसी विस्तार को लेकर खबर यह भी है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, और इसी विस्तार को लेकर खबर यह भी है कि देश के कई केंद्रीय मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव है, और उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये तीन खबरें हैं जो हम लोगों को बहुत वास्ता है। हम लोगों का जिस खबर से वो यह है कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे, तो फिर पशुपति पारस भी क्या केंद्र मंत्रिमंडल में रह पाएंगे। मुझे लगता है कि जो आगामी प्रस्तावित मंत्रिमंडल का रीशफलिंग है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का रीशफलिंग है, यहीं से पशुपति कुमार पारस का वनवास शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 9 महीना या 10 महीना में चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। ये जो मंत्रिमंडल का रीशफलिंग होगा, ये प्रशासनिक दक्षता के बजाय राजनीतिक दक्षता के आधार पर होगा। ऐसे लोगों को मौका ज्यादा दिया जाएगा जिन लोगों के आधार पर 2024 के चुनावी बैतरनी को पार किया जा सके। बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से गोलबंदी बिहार में हो रही है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, चुनाव में बहुत ज्यादा गुल खिलाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन गुल खिलाएगा, इनकार नहीं कर सकते इनकी शक्ति को। इस शक्ति से लड़ने के लिए बीजेपी के पास अब जरूरत है कि वो अपने चेहरों में कुछ परिवर्तन करे, और उस परिवर्तन का पहला और जबरदस्त असर यह होगा कि पशुपति पारस की छुट्टी होगी और चिराग पासवान की एंट्री होगी। इसमें अब कहीं कोई संशय नहीं है। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी के पास चुनौती यह है कि वो पशुपति जी को साथ भी रखे और चिराग पासवान को भी साथ रखे। ये कलाबाजी बीजेपी कैसे कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। तत्काल इस पर मैं प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन एक फॉर्मूला जो मुझे सूझता है, वो फॉर्मूला ये भले हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस को देश के किसी भी जगह पर संवैधानिक पद पर आसीन कर दिया जाए, ताकि उनकी भी नाराजगी न हो, उनका भी आक्रोश कम रहे, और चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देके बिहार में एक चेहरा के रूप में स्थापित किया जाए और आगामी 2024 की लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि चिराग पासवान ने 2020 से लेकर आज तक बीजेपी के लिए जितना कुछ किया है, उसके एवज में बीजेपी ने अभी तक चिराग को कुछ रिटर्निंग दिया नहीं है। और ये जो रिशफलिंग है ना, ये रिटर्निंग देने वाला रिशफलिंग नहीं है, ये तो लेने वाला रिशफलिंग है। यहां चेहरा बनाएंगे और 2024 में उसके आधार पर वोट काटेंगे। अभी चिराग पासवान आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो खुद भी कहते हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने बीजेपी की कई उपचुनावों में मदद की, उसके लिए प्रचार किया। वो कहते हैं ना मैं अभी एनडीए में हूं, ना दूसरी जगह पर हूं, और जब चुनाव आएगा तब देखा जाए। क्या यह माना जाए कि चूंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में ये खबर आ रही है कि बहुत जल्द होगा, और यह भी खबर आ रही है कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, तो क्या यह मान लिया जाए कि अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में चिराग पासवान की आधिकारिक तौर पर एनडीए में एंट्री हो सकती है? देखिए, आधिकारिक तौर पर एंट्री से सिर्फ इतना ही मसला है कि एनडीए के में जो लिखा जाता है कि कौन कौन घटक दल है, वो उसमें है या नहीं है। मन क्रम वचन से वो एनडीए के साथ हैं,
वो जीते जागते हुए और सोते हुए एनडीए के हित की ही बात करते हैं। और आप कहते हैं आधिकारिक तौर पर, मैं कह रहा हूं सुधाकर सिंह तो आधिकारिक तौर पर जदयू और महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन क्या कर्म कर रहे हैं? हर दिन जो नीतीश कुमार को बेइज्जत कर रहा है तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर, तो वैसा व्यक्ति साथी रह के क्या कर लेगा? प्रमोद कृष्णन कांग्रेस में है, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक के हिस्सा हैं और नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आधिकारिक रूप से साथ होना न होना कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आधिकारिक रूप से एनडीए के साथ नहीं थे, बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन बीजेपी के लिए जितना ये 2020 में कर गए वो शायद ये साथ रह के उतना नहीं कर पाते, क्योंकि साथ रहते तो फायदा मिल जाता नीतीश कुमार को। 2010 वाली तस्वीर रिपीट हो सकती थी। तो होता क्या है कि आप जेब में किसी को रखे हुए हैं और किसी को बगल में रखे हुए हैं। बगल में जिसको आप रखते हैं उसको दुनिया देखती है और जेब में जिसको रखते हैं उसको आपकी अंतरात्मा देखती है। तो चिराग पासवान बीजेपी के अंतरात्मा में है, बीजेपी के चिंतन में, और चिराग पासवान के चिंतन में बीजेपी है। तो ये आधिकारिक रूप से और अनधिकारिक रूप से मैं तो इस चीज को ही उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। हाँ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण तब हो जाएगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का रिशफलिंग हो जाए और चिराग को मौका न मिले, तब फिर सोचना पड़ेगा कि आखिर चिराग और बीजेपी के बीच में किस तरीके की दोस्ती चल रही है, और ये दोस्ती है या ये अब दोस्ती अब दुश्मनी का रूप लेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। तो क्या आप इसकी गुंजाइश भी देखते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए और चिराग पासवान को जगह न मिले? ऐसी गुंजाइश है? राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब नीतीश लालू की दोस्ती हो सकती है तो चिराग नीतीश की क्यों नहीं हो सकती? तो चिराग नीतीश की क्यों नहीं हो सकते? जब पीडीपी से बीजेपी हाथ मिला सकती है तो चिराग और नीतीश क्यों नहीं हाथ मिला सकते हैं? और रहा सवाल गुंजाइश का और नहीं गुंजाइश का, याद ध्यान रखिएगा कि 6 सांसद है, 6 में से 5 सांसद हैं इनके पास, पशुपति पारस के पास, और वो 5 सांसद ऐसे हैं जिनका अपना कुछ न कुछ वजूद है। 5 नारा और धारा पर जीत के नहीं आए थे, कुछ अपना कैलकुलेशन है उनके पास है। तो हो सकता है कि बीजेपी के पास इनपुट आ जाए कि चिराग को अगर इग्नोर भी कर दें तो काम चलेगा। हालांकि इसकी संभावना मतलब 1% से ज्यादा नहीं, मैं तो 0 के बराबर मान के चल रहा हूं, लेकिन फिर भी राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कल तक बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री अपने गठबंधन में 5 सीट मांग रहे थे, दूसरे गठबंधन से 7 सीट मांग रहे थे। नीतीश कुमार से मिलने गए तो ऑफर मिल गया कि पार्टी का विलय कर लीजिए हमें। ये प्रश्न उनके पास, मैंने उनको कहते हैं ना कि सुनते ही पैर के नीचे जमीन खिसक जाना, जमीन खिसकने के बराबर होगा। लेकिन राजनीति का गुना भाग करके देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, मुनाफा है इसमें, तो लेंगे क्या? अब एक्चुअली पॉलिटिक्स में 2 तरीके का, निजी जीवन में भी 2 तरीके का मुनाफा देखा जाता है, एक तात्कालिक और एक लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म मुनाफा देखना चाहते हैं तो नहीं करना चाहिए, और अगर तात्कालिक मुनाफा देखना चाहेंगे तो कर लेंगे। तात्कालिक मुनाफा में बिहार मंत्रिमंडल में 1 सीट मिल जाएगा, लोकसभा का 2-3 सीट मिल जाएगा, लेकिन एक पार्टी है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, वो नाम ये समाप्त हो जाएगा। तो कुछ लोग जगत में ऐसे होते हैं जो कुल को खाते हैं और खोते हैं, तो ये खाने और खोने वाले में से होंगे, वो कर लेंगे, और बचाने वाले में से होंगे। एक पार्टी ने विलय किया था, उसका उदाहरण आपके सामने है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इसका उदाहरण हमसे ज्यादा जीतन राम मांझी जी के सामने है। मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूं, लेकिन जीतन राम मांझी जी को समझना चाहिए कि जो अपना वजूद छोड़ के दूसरे के वजूद में शामिल हो जाता है, वो फिर वजूद के लिए कैसे दर बदर भटकता है, इसका बहुत बड़ा प्रखर उदाहरण है उपेंद्र कुशवाहा। तो ऑफर मिलना और उस ऑफर को एडजस्ट करना, समझना और उस ऑफर के अनुसार काम करना, और न काम करते हुए अपने वजूद को बचाए रखना और आगे बड़ी लड़ाई और बड़ी जीत की, बड़ी प्राप्ति की, बड़ी आकांक्षा के लिए प्रयास करना, ये तमाम अलग अलग चीजें हैं। राजनीति धैर्य का विषय है, उतावलेपन से इसमें बात नहीं बनती। और दुर्भाग्य से हम लोग हालांकि विषय से विषयांतर हो गए, जिन पर हम लोग चर्चा करने चले हैं उनका पुत्र तो धैर्यवान है, लेकिन वो खुद उतावलापन के शिकार हैं। जीतन राम मांझी एक तरीके से मुझे लगता है, मैं पहले उनको बड़ा मैच्योर्ड लीडर समझता था, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री पद से उतरे हैं तब से उनके
राजनीतिक आचरण में सिर्फ और सिर्फ उच्छृंखलता ही बचा और कुछ नहीं बचा है। और जब जो उनका पुत्र है उसके उनके राजनीतिक आचरण में एक मैच्योरिटी दिखती है। संतोष सुमन का स्टेटमेंट, संतोष सुमन की कार्यशैली अपने आप में एक स्थायित्व का बोध कराता है। और जीतन राम मांझी के बयान के बारे में तो अब स्थिति ये हो गई है कि आप पूछिए कि सो जीतन राम मांझी कल ये बोले हैं, अब मेरे जवाब यही होगा कि इंतजार कीजिए, कल कुछ और बोलेंगे। तो अपने आप ये अपने आप को ये हास्यास्पद बना लिया, और वो हास्यास्पद बनाने का ही ये परिणाम है कि जिसके खिलाफ इन्होंने पार्टी का गठन किया था उसी व्यक्ति ने इनको ऑफर दे दिया कि आप मेरे में ही शामिल हो जाइए।